आज हमारे स्टूडियो में दिनकर कपूर, प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट उत्तर प्रदेश, जो जनपद सोनभद्र में बड़े पैमाने पर काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं। मजदूरों के रोजगार का मुद्दा, उत्पीड़न का मुद्दा यह रेगुलर उठाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में दिनकर कपूर जी आए हैं। दिनकर कपूर जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। दिनकर कपूर जी, ये बताएं कि आज जो जनपद सोनभद्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर स्थित है और आज यहाँ के मजदूर दूसरे जगह रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जो सोनभद्र जनपद है जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है और अगर कहें तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और नोएडा के बाद दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ एशिया का जो सबसे बड़ा प्लांट एल्युमिनियम का हिंडाल्को है, यहाँ सीमेंट के अल्ट्राटेक के कारखाने हैं। यहाँ पर आप देखें तो बिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और देश की करीब 30% बिजली का उत्पादन इस सोनभद्र रीजन से ही होता है। यहाँ बड़े पैमाने पे खनन होता है, कोयला की खदानें हैं और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। लेकिन इन उद्योग धंधों में जो स्थानीय लोग हैं, मुख्यतः हम कहें कि आदिवासी दलित, जो यहाँ की जनसंख्या का करीब 42% होता है, उसको रोजगार नहीं मिलता और अगर उसको रोजगार दिया भी जाता है तो वो ठेका मजदूर के बतौर उनको काम दिया जाता है। मैंने अभी गांव-गांव दौरा किया और मैंने ये पाया कि सोनभद्र जनपद से कम 70% नौजवान बाहर पलायन कर रहे हैं और सिर्फ नौजवान लड़के पलायन नहीं कर रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सोनभद्र जनपद से बड़े पैमाने पे लड़कियां बेंगलोर जैसे शहर में जा रही हैं रेडीमेड कपड़े के काम में और वह पलायित होके। और दूसरी बात जो लोगों ने मुझे बताई कि कोरोना काल के बाद एक बड़ा चेंज हुआ है। जो लोग पलायन करके यहाँ से जा रहे हैं, उन लोगों से जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं 12-12 घंटे काम लिया जाता है। अभी मैंने सिलथम पटना में ऐसे मजदूरों के साथ बात की और घोरावल में, शिवद्वार में भी ऐसे मजदूरों के साथ बात की, तो उन मजदूरों ने बताया कि वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे सोते हैं। माने खाना बनाने से लेके नित्य कर्म करने से लेके ड्यूटी तक उनको कुल मिला के 5.5 घंटा आराम का मिलता है। लेकिन ये बताइए, आप इतनी बड़ी चीजें कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपके शहर, आपके नगर में हर संभव प्रयास कर रही है और बार बार वादा करती है कि रोजगार को प्रदेश में और जिले में बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को जो है स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार के दावे हैं वो सच नहीं है। जैसे इन्वेस्टर समिट इन्होंने की और बहुत लंबे समय से ये कह रहे हैं, करीब 7 साल 6 साल सरकार को चलते हुए हो गया योगी जी की। और ये सरकार इन्वेस्टर समिट 2018 में भी की थी और पिछले साल भी, और कई एमयू साइन हुए और कहा गया कि इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन आप सोनभद्र जनपद को ही उठा के देख लें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इन्वेस्टमेंट सोनभद्र जनपद में आया हो जिससे कोई नए रोजगार सृजित हो रहे हों। दरअसल यहाँ जिस चीज की जरूरत है वो काम नहीं हो रहा। अगर यहाँ की खेती किसानी को मजबूत किया जाए, आप जानते हैं सोनभद्र जनपद देश में टमाटर उत्पादन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यहाँ टमाटर की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ मिर्चा बड़े पैमाने पर पैदा होता है, उसकी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ जैविक अरहर की दाल पैदा होती है, उसका कोई कल कारखाना नहीं है। लेकिन ये बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा, आज तो खनन के मामले में भी यह बहुत बड़ा केंद्र जनपद सोनभद्र बन गया है और इस क्षेत्र में मजदूरों के रोजगार के लिए पत्थर बालू जैसे खनन क्षेत्र में सरकार कहती है कि मजदूरों को उसमें लगाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए,
उनके स्थानीय लोगों की आजीविका चले। लेकिन यहाँ मतलब जो है खदानों हो चाहे बालू उत्खनन क्षेत्र में मशीनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। क्या इससे मजदूरों को रोजगार मिल रहा है कि क्या हो रहा है? ये देखिए, बार बार हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि खनन, विशेष तौर पे बालू के खनन में मशीनों का प्रयोग नहीं होगा। सोनभद्र जनपद का ये दुर्भाग्य है कि सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो, यहाँ के नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, उनको बड़े पैमाने पे लूटा गया है और नदी के पेटे में पोकलेन मशीन लगा के बालू का खनन किया जाता है, नदी की धारा को मोड़ दिया जाता है, उसमें पुल बना दिए जाते हैं। जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग और वन विभाग सभी हैं तो, और मंत्री, नेता, विधायक सब हैं, फिर आखिर बोलते क्यों नहीं है इस मामले पे? सच्चाई ये है कि यहाँ के जो खनन के तार हैं वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित किए जाते हैं। हमने तो देखा कि यहाँ एक समय अखिलेश जी की जब सरकार थी तो खनन पर रोक लगी थी। यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आप लोग जानते हैं, बिल्ली मारकुंडी में, जिसमें कई खनन श्रमिक मरे थे और उसके बाद करीब 7 महीने यहाँ खनन कार्य पूर्णतया बंद रहा। और उस समय जिस डीएम ने, जिस डीएफओ ने और जिस मिर्जापुर के कंजर्वेटर ने मुख्यमंत्री की बैठक में ये कह दिया कि हम खनन की परमिशन नहीं देंगे, एक ही तारीख 21 अगस्त 2012 को तीनों लोगों का एक साथ ट्रांसफर यहां से कर दिया गया। यहां कई डीएम खनन माफियाओं की जो अराजकता है उसके शिकार हो चुके हैं। तो मजदूरी ही नहीं, यहाँ का पर्यावरण भी एक बड़े खतरे के दौर से गुजर रहा है। यहाँ आमतौर पे लोग टीबी के पेशेंट, न्यूरो की बीमारियों के पेशेंट, तमाम तरह की बीमारियों के पेशेंट हैं और गांव में आप देखेंगे तो फ्लोरोसिस भी बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और आदमी विकलांग। उसके बावजूद भी जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव द्वारा यहाँ पर स्वच्छ पेयजल, मजदूरों के रोजगार और अवैध खनन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही जाती है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है, बावजूद उसके ऐसी स्थिति बने रहना, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि पूरी शासन सत्ता जो है वो खनन माफियाओं से संचालित हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ ब्लैक इकोनॉमी काम करती है। रवन्ना के नाम पर बहुत बड़ा पैसा यहाँ उच्च स्थानों पर सरकार के पहुंचता है। तो यह जो स्थितियां हैं वो लोकल लेवल पे उतनी भयावह नहीं। हम तो देख रहे हैं कि माइनिंग में, जैसा मुझे रपट है, लोगों ने बताया है कि गुजरात की कंपनियों के लोग बालू खनन का कार्य ले रहे हैं। माने एक पूरा कॉकस, एक पूरा गैंग, जिसको यहाँ की भाषा में लोग सिंडिकेट कहते हैं, वो सिंडिकेट काम करता है, जिसके सीधे तार ऊपर के कार्यालयों में होते हैं। इसलिए नीचे का कोई भी अधिकारी क्यों नहीं ऐसे मामलों को, भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां कदम उठा रही है, फिर ऐसे पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? क्या उनको जानकारी नहीं है या तो फिर बाद में क्या है? भाई, सारी जानकारियां हैं। मैंने तो आपको एक उदाहरण बताया कि कैसे मुख्यमंत्री के सम्मुख हुई बैठक में जब मना किया गया तो एक ही दिन ट्रांसफर हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो आने से पहले उसने चुनाव में वादा किया था कि सस्ता बालू, गिट्टी बालू होगा, ये नारा यहाँ लगा था। खनन की वजह से ही तो भाजपा सरकार, सपा सरकार में जो भ्रष्टाचार रहा, आज जो है कहा जाता है कि भाजपा सरकार में उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन में के मामले हो या परमिट के मामले हो, सबके रेट दुगने होते जा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, उसमें जो घुस के कपड़ा बाहर निकलता है वो साफ हो जाता है। बाकी इस पूरी सरकार में भ्रष्टाचार संस्थाबद्ध है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके खनन तक के कामों में बड़े पैमाने पर लूट चल रही है और उस लूट का अंजाम आम आदमी को भुगतना तो आखिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या, दिक्कत है और मजदूरों के रोजगार आज जो पलायन हो रहे हैं, रोजगार खनन क्षेत्र में मिल नहीं रहे हैं, तो उससे कैसे मजदूरों का हित हो? और क्या श्रम विभाग में
कितने यहाँ जो है प्रशासन द्वारा, श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत कराए गए हैं मजदूरों के, और क्या उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विचार समूहों के जो लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और दल थे, उन लोगों ने मिलकर अभी एजेंडा यूपी बनाया है। हमने जो सबसे पहली मांग की है वो ये की है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी हो, और 1 करोड़ जो पद सरकारी विभागों में पूरे देश में खाली हैं, तत्काल उन पर भर्ती हो। और मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री अरुण कुमार, प्रभात पटनायक, सब ने ये कहा है कि अगर कारपोरेट जो 1% बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके ऊपर संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को रोजगार अधिकार की गारंटी की जा सकती है। दूसरा, हमने कहा है कि यहाँ जो पलायन है उसको रोकने के लिए दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, भूमिहीन गरीबों को 1 एकड़ खेती के लिए जमीन दी जाए, वनाधिकार कानून में उनको पट्टा दिया जाए, और साथ ही साथ उनको आवासीय भूमि दी जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया जाए। तो ये तो हम एक डिमांड के बतौर पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं और सोनभद्र जिले में भी चला रहे हैं। जहां तक पंजीकरण की बात आपने की है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लंबी लड़ाई के बाद 2008 में सामाजिक सुरक्षा कानून असंगठित मजदूरों के लिए बना था। उसके लागू करने को लेके और कोरोना में जिस तरह की मजदूरों की दुर्दशा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए सरकार से कहा था, और सरकार ने ई श्रम पोर्टल के नाम से उस पोर्टल को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश, अभी जो कल बजट आया है उसमें सरकार ने, परसों जो बजट आया है, सरकार ने अपनी उपलब्धियों में बताया कि 8 करोड़ 32 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश के उसमें पंजीकृत हैं। तो जनपद सोनभद्र में भी कितने होंगे लगभग? जनपद सोनभद्र में भी कम से कम 10 लाख 12 लाख के आसपास मजदूर पंजीकृत होंगे। इन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हमने सरकार से मांग की थी कि इन सबको आयुष्मान कार्ड दिया जाए, इनके लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाए, इनके लिए 5,000 रुपए पेंशन की जाए और 5 लाख रुपए का मृत्यु दुर्घटना बीमा दिया जाए। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आयुष्मान कार्ड में कहा जाता है बीमा का और मतलब जो है चिकित्सा का भी लाभ मिलता है 5 लाख तक। जी। लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता है कि एक परिवार में कम से कम उसकी मजदूरों की कार्ड में संख्या लगभग 6 होनी चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। ये इंटरप्रिटेशन आपका गलत है। बेसिकली अभी सरकार ने एक अजूबा आदेश किया है जी। उन्होंने कहा है कि नया जो आयुष्मान कार्ड बनेगा, जो छूट गए हैं जी, उनमें उन लोगों का बनेगा जिनके परिवार यूनिट संख्या 6 होगी। अब सरकार ने की बात मान के किसी ने हम दो हमारे दो की नीति के पालन किया हो और तो उसको आज आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली एक मनमाना आदेश है। हमने कहा था कि इसको यूनिवर्सल करिए और जो भी श्रम पोर्टल पे पंजीकृत मजदूर है, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कुली हो, पल्लेदार हो, खनन में काम करने वाला मजदूर हो, सबको इन योजनाओं का लाभ दीजिए और विशेष तौर पे आयुष्मान का लाभ दीजिए। तो आप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्रालय और देखिए, हम श्रम मंत्री से मिले थे, प्रमुख सचिव श्रम से मिले थे, हमने इसका प्रत्यावेदन दिया था और हमें उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार इसकी घोषणा करेगी। लेकिन बड़ी निराशा होती है। अभी कल सरकार ने कहा कि हम आउटसोर्स के जो वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्कर हैं, उनको परमानेंट नहीं करेंगे। जबकि सोनभद्र जनपद में आप देखिए, स्थायी कामों में ठेका मजदूरों से काम कराया जाता है और उनकी श्रम की बड़े पैमाने पे लूट होती है। ठेका मजदूर सोनभद्र में कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 लाख के आसपास ठेका मजदूर काम कर रहे होंगे। इन ठेका मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हमने लड़ भिड़ के मोदी जी की सरकार से सोनभद्र जनपद के हर श्रमिक को ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देने की मांग पूरी कराई, लेकिन अभी तक मजदूरों का पंजीकरण नहीं हुआ है। और अनपरा और ओबरा, दो जो बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर हैं यहाँ ईएसआई का अस्पताल निर्मित नहीं किया गया। सरकारी इलाज की भी व्यवस्था बड़ी जर्जर है। ऐसे में हमने तो अभी देश में आंकड़ा देखा कि देश में 60% लोग
इलाज कराने के दौरान गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सरकार ने अभी कहा कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए। सच्चाई ये है कि 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 5 किलो राशन पे जिंदा हैं और वो सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। आप जो है अब इस क्षेत्र की जो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, घराने हैं, उसमें मजदूरों के रोजगार के लिए जिला प्रशासन या शासन से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ककरी आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 50% लोकल लोगों को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोजगार की गारंटी करेंगे। मनोज तिवारी जी जो दिल्ली से सांसद हैं, वो विधानसभा चुनाव में म्योरपुर आए थे और उन्होंने भी यही वादा किया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने वादे को पूरा करना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि अभी जो ओवरबर्डन का काम होता है, जिसमें पहले शक्तिनगर वगैरह में लोकल लोगों को काम मिलता था, वह भी काम मिलना बंद हो गया। तो एक पूरी ऐसी स्थिति है जहां मजदूर बेहद असुरक्षा के माहौल में। और एक बात मैं आपको और बताऊं, उत्तर प्रदेश में 2019 से वेज रिवीजन नहीं हुआ है, परिणामतः मजदूरी बहुत कम है और इस महंगाई में अपना पेट परिवार पालना मजदूरों के लिए कठिन हो रहा है। उसी में एक तुगलकी फरमान आ गया कि ओबरा में जो मजदूर रह रहे हैं क्वार्टर में, जो एक लंबे संघर्ष और समझौते के बाद उनको अधिकार मिला था, कह दिया गया कि आप वो क्वार्टर खाली करिए। अनपरा में जो लाल टावर में रह रहे हैं उनको कह दिया गया कि आप खाली करिए। तो सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, अब आप सोचिए 10,000 रुपए और ईपीएफ और काटने के बाद उनको मिलता है 8 साढ़े 8,000। उस 8,500 रुपए में अगर वो 4,000 का कमरा ले लेंगे तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? इन सब सवालों पे डॉक्टर साहब हम लोग 18 फरवरी को पिपरी में ठेका मजदूर यूनियन का सम्मेलन कर रहे हैं, जिसपे हम लोग मजदूरों की इन दशाओं पर बातचीत करेंगे और कैसे यहाँ के मजदूरों के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, इसके लिए रणनीति को भी तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे स्टूडियो में आए और मजदूरों की गंभीर समस्याओं और क्षेत्रीय समस्याओं को आपने उजागर किया। स्टूडियो में आपका स्वागत है।